हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। टुडेज़ टॉपिक इज़ अ डेंगू वायरस। ये अरबो वायरस की सीरीज़ का 4th लेक्चर है। हमने अरबो वायरस की सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें ऑलरेडी थ्री लेक्चर अपलोडेड हैं, तो आप उसको वहाँ जाके पढ़ सकते हैं अरबो वायरस के बारे में। तो अब हमने एक स्पेसिफिक वो फैमिली स्टार्ट की है, डेट इज़ फ्लेवी वायरस फैमिली। उसमें डेंगू वायरस आता है, तो आज उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉपिक्स में आज के मतलब जो हेडिंग्स हम देखेंगे, फीचर्स देखेंगे इसके डेंगू वायरस के, और वेक्टर होस्ट ट्रांसमिशन साइकिल देखेंगे, पैथोजेनेसिस इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं, तो इन्फेक्टिव पीरियड देखेंगे वायरस का, और एंटीबॉडी प्रोडक्शन, दो टाइप की एंटीबॉडी इसमें प्रोड्यूस होती हैं, डेट इज़ न्यूट्रलाइजिंग और नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, और इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। क्लासिफिकेशन इसके 2 टाइप के वायरस को 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है, डेट एक तो 1997 में और एक 2009 में। इसकी एपिडेमियोलॉजी देखेंगे, इसके क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे और इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट देखेंगे। फीचर्स में देखते हैं कि ये जो इंडिया में जो वायरस है ये सबसे ज़्यादा मिलता है, कॉमनेस्ट वायरस है ये इंडिया में, और ये बिलोंग करता है फ्लेविवायरिडी फैमिली से, और हेमोरेजिक फीवर ग्रुप का ये मेंबर है। ठीक है, तो क्या है कि ये हम आपको लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं कि ये सब क्या है। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो अपलोडेड है, तो आप उसको वहाँ जाके समझ सकते हैं। तो ये फ्लेविवायरस फैमिली से बिलोंग करता है और ये हेमोरेजिक फीवर ग्रुप से ये ग्रुप में आता है। ठीक है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है, और इसकी शेप स्फीयर होती है, और इसको एक नाम से जो कि ये बहुत फेमस है, जिसको हम ब्रेक बोन डिसीज़ बोलते हैं या बोन ब्रेक डिसीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो और इसकी मॉर्फोलॉजी अगर हम देखें, मॉस्किटो की मॉर्फोलॉजी होती है, ये ब्लैक मॉस्किटो होता है, ब्लैक मॉस्किटो विद वाइट स्ट्रिंग। आपने अगर कभी ऐसे मच्छर को देखा होगा कभी कि है ना, वो बिल्कुल ब्लैक होगा लेकिन उस पर वाइट कलर की लाइन बनी होंगी, तो ये वो वाले मच्छर होते हैं। ये डे टाइम फीडर होते हैं। ये हमेशा जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो दिन में काटते हैं, दिन में बाइट करते हैं, और इसके 4 सेरोटाइप्स होते हैं। डेट इज़ सेरोटाइप मतलब अगर ईजी लैंग्वेज में कहें तो इस वायरस के 4 टाइप होते हैं। ये मतलब 4 टाइप में मिलते हैं, डेट इज़ डेंगू 1 और डेंगू 2, मतलब डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4, डेन 5 भी रिपोर्ट किया गया है, लेकिन वो इंडिया या और किसी केवल बैंकॉक के अलावा हमें कहीं और देखने को नहीं मिला, इसलिए हम इसको हम अभी इतना पढ़ते नहीं है। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो डेन 1 से लेकर डेन 4 तक हैं, जो कि वायरस के टाइप्स हैं, इनको हम सीरोटाइप्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं वेक्टर होस्ट ट्रांसमिशन साइकिल, तो वेक्टर होस्ट ट्रांसमिशन साइकिल में हम देखेंगे, देखिए ट्रांसमिशन साइकिल भी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो ये कौन से टाइप की साइकिल है? मैन आर्थ्रोपोड मैन साइकिल है। मैन आर्थ्रोपोड मैन साइकिल में इसमें मैन जो होता है वो होस्ट होता है, और आर्थ्रोपोड वो वेक्टर होता है। आर्थ्रोपोड में हम मॉस्किटो मान के चलते हैं। ठीक है, मॉस्किटोज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें और मैन आर्थ्रोपोड मैन में ये मैन से मतलब जो इन्फेक्शन होगा, जो वायरस होगा वो मैन से आर्थ्रोपोड में जाएगा, मतलब मॉस्किटो मान के चलते हैं यहाँ, और वो फिर डायरेक्ट मैन में जाएगा, फिर आर्थ्रोपोड में जाएगा, फिर मैन में जाएगा, ऐसे करके साइकिल चलती रहेगी। तो यहाँ पे वेक्टर जो होता है वो एडीज मॉस्किटो होता है। ठीक है, एक्चुअली फीमेल मॉस्किटो होती है, ये फीमेल होती है। तो एडीज़ नाम का मॉस्किटो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसके 2 स्पीशीज़ होती हैं जो डेंगू वायरस कॉज करती हैं, डेट इज़ एडीज़ इजिप्टाई, यहाँ पे ई भी है, इजिप्टाई। ठीक है, इजिप्टाई और एडीज़ एल्बोपिक्टस, ये दोनों फीमेल मॉस्किटो होती हैं। ठीक है, जो कि इन्फेक्ट करती हैं। तो एडीज़ और एल्बोपिक्टस में इसके वो डिफरेंसेस जान लेते हैं। नर्वस फीडर होती है इजिप्टाई, नर्वस फीडर, और ये कॉन्कॉर्डेंट फीडर। नर्वस फीडर वो होते हैं जो कि जो कि एक पर्सन से अपना वो
ब्लड नहीं लेते, वो एक से दूसरे पर्सन तक जाते रहते हैं, ठीक है। अगर ये मैन हो गया, ये एक पर्सन हो गया, ये एक पर्सन हो गया, ये एक पर्सन हो गया और ये मॉस्किटो हो गई, तो ये यहाँ से अपना ब्लड यहाँ से अपना फीड करेगा, यहाँ से अपना फीड करेगा, यहाँ से भी, फिर यहाँ से इस पर्सन में जाएगा, यहाँ से इस पर्सन में जाएगा। ये नहीं कि इसी पर्सन से अपना पूरा मील ले ले और ये चला जाए। ये मल्टीपल लोगों से, मल्टीपल होस्ट से, डिफरेंट होस्ट से अपना फीड करता है, ठीक है, मतलब अपना खाना लेता है, अपना न्यूट्रिशन लेता है, और जो न्यूट्रिशन होता है इसका ब्लड होता है, ठीक है। तो एल्बोपिक्टस में है जो कंकर्डेंट फीडर होते हैं। कंकर्डेंट फीडर ये होते हैं कि जो एक ही पर्सन से ये ब्लड पूरा मतलब अपने आप को फीड करेगा और ये सेकंड पर्सन से ना मतलब ये और किसी पर नहीं जाएगा, ये केवल एक ही पर्सन से अपने आप को फीड करके ये चला जाएगा, ये किसी और को इन्फेक्ट नहीं करता। तो अब यहाँ पे ये है कि इसके बहुत सारे होस्ट हो गए और इसमें एक ही होस्ट हुआ। ये मोस्ट एफिशिएंट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये वायरस को ट्रांसमिट करने में ये एक मस्कीटो कितने लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर ये एक इससे ब्लड ले गया, इससे ब्लड ले गया, इससे ब्लड ले गया, तो ये इतने लोगों को ये इन्फेक्ट कर रहा है। अब ये यहाँ पे भी मतलब जब ये सक करेगा तो ये अपने वायरस यहाँ पे छोड़ देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से एफिशिएंट बोला गया क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर देता है, बहुत सारे लोगों में वायरस ट्रांसमिट कर देता है और ये जिससे ब्लड लेगा उसी को ये ट्रांसमिट करेगा वायरस, ठीक है। ये जो होते हैं ये केवल हॉट क्लाइमेट में मिलते हैं और ये अडेप्टिव इन नेचर होते हैं। ये हमें मतलब वो क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की। देखिए 2 टाइप के मॉस्किटोज़ होते हैं, एडीज़ मॉस्किटो दैट इज़ मेल और फीमेल मॉस्किटो, और इसमें ये दूसरे मील पर मतलब ये वैसे तो नॉर्मली दूसरे मील पर फीड करते हैं, डैट इज़ के है ना, मतलब जब इनका प्रेगनेंसी का टाइम आता है तब ये मैन होस्ट को देखते हैं, वरना ये किसी और फूड पे भी रह सकते हैं, ठीक है। ये प्रेगनेंसी टाइम पर ही ये एक्स्ट्रा नरिशमेंट के लिए, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन के लिए ये ब्लड होस्ट देखती है, मतलब मैन होस्ट देखती है, जिससे कि उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिल सके, ठीक है। तो वो इसको ब्लड से ही, मैन होस्ट के ब्लड से ही मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो बाइट करती है और इन्फेक्शन कॉज करती है। अगर हम पैथोजेनेसिस की बात करें तो दो टाइप के इन्फेक्शन होते हैं, दैट इज़ प्राइमरी डेंगू इन्फेक्शन और सेकेंडरी डेंगू इन्फेक्शन। प्राइमरी डेंगू इन्फेक्शन में होता है कि पर्सन को लाइफ में फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हुआ है और वो मतलब इस वायरस से फर्स्ट टाइम इन्फेक्ट हुआ है और विद द 1 सीरोटाइप्स, मतलब किसी भी सीरोटाइप से, जैसे 4 टाइप होते हैं, 1 2 डेन 1 डेन 2 और डेन 3 डेन 4 करके, तो वो किसी एक सीरोटाइप से वो इन्फेक्ट होगा। सेकेंडरी डेंगू सीरोटाइप जो होता है वो, जैसे अब ये वाला प्राइमरी जो इन्फेक्शन हुआ वो होके मतलब ठीक हो गया, तो अब जब इसको कभी महीनों में या सालों बाद जब कोई इन्फेक्शन होगा, मतलब कोई नहीं, जब डेंगू वायरस का इन्फेक्शन होगा तो ये सेकेंडरी डेंगू इन्फेक्शन वो होता है, ठीक है। तो ये जो होता है कि वही है कि अगर यहाँ पे इसने 1 सीरोटाइप से इन्फेक्ट किया तो दूसरे इन्फेक्शन में ये दूसरे सीरोटाइप से अगर इन्फेक्ट होता है, अगर 1 सीरोटाइप से होता है तो वो इतना सीवियर नहीं होता क्योंकि इसकी एंटीबॉडी बन चुकी होती है। लेकिन अगर मान लीजिए सेकंड टाइप से हुआ है तो वो मोर सीवियर माना जाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, ठीक है। वो अगर सेकंड सीरोटाइप से अगर इन्फेक्शन होता है तो वो ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन मानी जाती है, मोर सीवियर। अगर सेकेंडरी तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर डेंगू का एक बार, अगर पहली बार बुखार आया है, डेंगू इन्फेक्शन हुआ है, तो वो इतना क्रिटिकल नहीं होता, लेकिन सेकेंडरी अगर उसको महीनों बाद, सालों बाद बुखार आता है तो वो सीवियर कंडीशन हो जाती है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो ये सीरोटाइप अगर दूसरे पहले वाले सीरोटाइप से डिफरेंट है तो ये सीवियर कंडीशन मानी जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शन पीरियड एडीज़ का, देखिए एडीज़, अब मॉस्किटो ऐसा तो नहीं है कि लाइफ टाइम से मतलब इन्फेक्टेड हो, एक वो नॉर्मल मॉस्किटो भी होगा, तो वो इन्फेक्ट कैसे होता है? तो इन्फेक्ट होता है कि वो किसी वायरमिक पेशेंट के पास जाएगा, मतलब जो ऑलरेडी डेंगू वायरस से इन्फेक्टेड है, तो अगर ये मॉस्किटो ये मैन के पास उस मतलब 1 to मतलब इन्फेक्ट होने के
1 to 5 डेज़ में अगर उस मैन को अगर बाइट करता है तो ये जो मस्कीटो है ये इन्फेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये मस्कीटो इन्फेक्ट हो जाएगा। इट इज़ बिकम इन्फेक्टिव ओनली व्हेन इट बाइट अ इन्फेक्टिव पर्सन। अगर वो इन्फेक्ट पर्सन को बाइट करता है तो ये इन्फेक्ट हो जाएगा, जिसको हम वायरेमिक पेशेंट बोलते हैं। देखिए वायरस जो होता है वो ब्लड में ही मिलता है, जब वो ब्लड में प्रेजेंट होता है तो वो उसको हम वायरेमिक पेशेंट बोलते हैं। तो ये उस पेशेंट को मतलब बाइट करेगा और ब्लड सक करेगा, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। अगर वो पेशेंट को 1 to 5 डेज़ में, स्टार्टिंग के 1 to 5 डेज़ में बाइट कर रहा है तो तो जो कि फेब्राइल पीरियड होता है तो वो इन्फेक्ट हो जाएगा। और उसको बाइट करने के बाद 8 से 10 दिन के अंदर उसको मतलब 8 से 10 दिन के अंदर वो इन्फेक्ट होता है पूरी तरीके से, ठीक है। वो 8 to 10 डेज़ लगते हैं उसको इन्फेक्ट होने में, ठीक है। तो ये क्या होता है, और फिर वो इन्फेक्ट रहता है लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। देखिए इसमें ट्रांसवेरियल ट्रांसमिशन देखा गया है। ट्रांसवेरियल ट्रांसमिशन कहते हैं कि अब वो मॉस्किटो जो फीमेल मॉस्किटो ही होती है जो कि प्रेगनेंसी में जाके मैन से ब्लड लेती है एक्स्ट्रा नरिशमेंट के लिए। तो क्या होगा कि अगर वो फीमेल मॉस्किटो इन्फेक्ट हो गई है तो वो वायरस, वो इन्फेक्शन उसके ऑफस्प्रिंग को भी देखने को मिल जाता है, वो उसको भी लाइफ टाइम के लिए इन्फेक्ट कर देती है। तो इसमें हम बोलेंगे कि हमें इसमें ट्रांसवेरियल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम फीवर की जो इसमें फ़ीवर होता है, जो डेंगू वायरस का जो फ़ीवर होता है उसमें 3 स्टेजेस होती हैं, डेट इज़ फेब्राइल स्टेज और पीरियड कह सकते हैं आप, और सेकंड होती है क्रिटिकल स्टेज, और थर्ड होती है रिकवरी स्टेज, ठीक है। तो फेब्राइल स्टेज होती है, जो फेब्राइल स्टेज 2 to 7 डेज़ की होती है। मतलब स्टार्टिंग में जब इन्फेक्शन होगा तो वो 2 to 7 डेज़ तक को जो पीरियड माना जाएगा वो फेब्राइल पीरियड माना जाएगा। इसमें बहुत तेज़ फीवर आता है और रैशेज़ भी हो जाते हैं, रैशेज़ भी देखने को मिलते हैं इसमें। देखिए फिर क्या होता है कि 2 कंडीशन होते हैं, या तो मेडिकेशन लेके हम सही हो रहे हो या हमने प्रॉपर मेडिकेशन ना ली हो, ठीक है। लेकिन मेडिकेशन एक होता है कि फ़ीवर सही होने लगता है, तो फ़ीवर सही होने लगता है तो हम सोचते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं। तो एक तो होता है कि असली में ही ठीक हो रहा हो, तो हमें यहाँ पे लापरवाही नहीं, मतलब वो लापरवाह नहीं होना चाहिए। हमें यहाँ पे थोड़ा प्रिकॉशन लेते रहना चाहिए। जैसे अगर वो सही हो रहा है तो ठीक है, लेकिन फ़ीवर ख़त्म होने के बाद उसको फिर भी ऑब्जर्वेशन में रखा जाना चाहिए, क्योंकि जब फीवर सही हो जाता है तो एक्चुअली वो एक स्टेज होती है क्रिटिकल फेज़ की भी, वो पूरी तरह से रिकवर नहीं होता, क्रिटिकल फेज़ यहाँ से स्टार्ट होनी होती है। तो हम इसको पूरी तरह सही भी नहीं सोचते कि हाँ हम सही हो गए। हम उसको ऑब्ज़र्व करते मतलब जो डॉक्टर होता है वो ऑब्ज़र्व करता रहता है पेशेंट को कुछ टाइम के लिए। अगर वो क्रिटिकल फेज़ होती है तो वो इस तरीके के सिम्टम्स दिखाती है। तो क्रिटिकल फेज़ यहाँ से स्टार्ट होती है, वो 24 to 48 आवर्स के लिए होती है, ठीक है। इसमें वस्कुलर लीक सिंड्रोम देखा जाता है, जो वेसल्स होती हैं उसमें लीकेज हो जाता है, ब्लड का लीकेज हो जाता है, क्योंकि उसकी वेसल्स की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। इसमें शॉक सिंड्रोम, मतलब शॉक भी देखा जाता है, शॉक भी हो जाता है, और उसमें जो ऑर्गन होते हैं वो ठीक से वर्क नहीं कर रहे होते हैं। सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाती है, प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती हैं, अपनी जो नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट होता है उससे बहुत कम हो जाती हैं, ठीक है। लेस देन 1 लाख जो उनकी अमाउंट होती है डेंगू फीवर में, वो लेस देन 1 लाख हो जाती है, ठीक है। तो क्या है कि अगर यहाँ पे रिकवरी देखी जा रही है तो वो कन्वल्सेंट स्टेज स्टार्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे जो कन्वल्सेंट स्टेज होती है उसको हम रिकवरी स्टेज भी बोलते हैं। यहाँ पे सब कुछ हमें ठीक होता हुआ दिखता है, ठीक है। अब आते हैं हम कि एंटीबॉडी रिस्पॉन्स अगेंस्ट डेंगू वायरस। जब कोई वायरस अटैक करेगा, जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी को अटैक करेगा तो आप तो ये सब जानते हैं कि इम्यून सिस्टम इससे अफेक्ट होगा, ठीक है। इम्यून सिस्टम अफेक्ट नहीं होगा, इम्यून सिस्टम इसके वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। जब एंटीजन हमारे अंदर आएगा तो एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस होंगी। तो डेंगू वायरस में तो 2 टाइप की एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं, डेट इज़ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी एंड नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। तो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी वो होती हैं जो कि अगर वायरस आ रहा है तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी। ये
देखिए वायरस आ रहा है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी, तो एंटीबॉडी वायरस के अगेंस्ट वर्क करेंगी और उसको ख़त्म कर देंगी, ठीक है। नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी ये होती हैं कि अगर मतलब वो वायरस को ख़त्म नहीं करती, वो वायरस को प्रोटेक्ट करती हैं। वो कैसे, आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब डेंगू वायरस का इन्फेक्शन होता है तो 2 टाइप की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, डैट इज़ न्यूट्रलाइजिंग और नॉन न्यूट्रलाइजिंग। और अगर हम इसके डिफरेंसेस देखें तो देखिए न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी क्या होती है, ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है ये, और ये नॉन प्रोटेक्टिंग होती है। जो नॉन न्यूट्रलाइजिंग होगी वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाएगी, ये प्रोटेक्टिंग नहीं होती, ठीक है। तो प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट इन्फेक्टिव सीरोटाइप। ये इन्फेक्टिव मतलब सीरोटाइप मतलब आप वायरस मान लीजिए, तो ये उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। और ये जो नॉन न्यूट्रलाइजिंग होगी वो उस जो एंटीजन है, जो वायरस है, ये उसी से जाके बाइंड हो जाएगी, उसी को कोट कर लेगी, जिससे कि वो हमारे इम्यून सिस्टम से जो बी सेल्स सिक्रीट हो रही हैं, जो बी सेल अटैक करने को आ रही हैं वायरस को, वो उसको अटैक नहीं कर पाएंगी, वो उसको सेव करेंगी, ठीक है। तो इसमें यही है। तो हम नॉन न्यूट्रलाइजिंग को थोड़ा देख लेते हैं। नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, ये जो होती हैं ये लाइफ टाइम तक होती हैं। इसमें क्या होता है, देखिए जब हमारे फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन होता है, सपोज़ कीजिए कि डेंगू 1 से हमको इन्फेक्शन हुआ, तो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी सिक्रीट हुई और वो उसको अटैक करके उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब सेकंड टाइम जब हमको इन्फेक्शन हुआ तो सपोज़ कीजिए सेकंड सीरोटाइप से हुआ, जैसे डेन 1 था ये वाला, सपोज़ कर लेते हैं, और ये डेन 2 से इन्फेक्शन हुआ हमको, ठीक है। तो डेन 2 से इन्फेक्शन हुआ, तो जो इसके टाइम पर जो हमें फर्स्ट टाइम पे इन्फेक्शन हुआ था, तो जो इसके टाइम पर जो एंटीबॉडीज़ बनी होंगी, ये जो एंटी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ बनी होंगी, तो ये एंटीबॉडी जो सीरोटाइप 1 के लिए बनी थी, वो इसको जाके कोट कर लेती हैं, ठीक है। वो इसको जाके कवर कर लेती हैं, ताकि जो हमारी बॉडी बी सेल सीक्रेट कर रही है, लिम्फोसाइट जो सीक्रेट कर रही है पैथोजन के अगेंस्ट, एंटीजन के अगेंस्ट, तो वो उसको अटैक नहीं करने देती, उसको प्रोटेक्ट कर लेती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हुई, लेकिन जो वायरस है उसके लिए ये थोड़ी प्रोटेक्टिव ये हुई। तो क्या होता है कि ये जो बी सेल्स, अब वो जो एंटीबॉडीज़ जो उसके लिए बन रही थी वो भी काम नहीं करी, ठीक है। और जो बी सेल्स जो सीक्रेट हो रही थी वो भी काम नहीं कर रही, वो उसको मतलब एंटीबॉडीज़ जो है उसको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता हुआ दिखता है, और जिससे कि हमें सीवियर स्टेज देखने को मिलती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है वो सीवियर इन्फेक्शन होता है, ठीक है। नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़, अब देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। ये लाइफ लॉन्ग रहती हैं, एक बार सीक्रेट हो गई तो वो लाइफ टाइम रहेंगी। और क्या होता है कि ये अगेंस्ट अदर सीरोटाइप के, मतलब ये जो प्रोड्यूस होती हैं वो अदर सीरोटाइप के अगेंस्ट प्रोड्यूस होती हैं, नॉट द इन्फेक्टिव सीरोटाइप, ठीक है। ये इन्फेक्टिव सीरोटाइप्स के अगेंस्ट प्रोड्यूस नहीं होती। और क्या होता है कि ये फर्स्ट सीरोटाइप सच एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट फर्स्ट सीरोटाइप इन्फेक्शन एंड कैन बाइंड अदर सीरोटाइप। वही जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि फर्स्ट सीरोटाइप के अगेंस्ट प्रोड्यूस होती हैं, यहाँ पे इसके अगेंस्ट जो प्रोड्यूस हुई, लेकिन है ना, लेकिन ये इससे जो सेकंड इन्फेक्शन हुआ तो सेकंड सीरोटाइप से जाके ये बाइंड हो गई, ठीक है। यहाँ पे यही हुआ है ना। और ये न्यूट्रलाइज नहीं होती, दे डू नॉट न्यूट्रलाइज सेकंड सीरोटाइप। यहाँ पे इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर रही, यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट कर रही हैं। और वो किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रही हैं, जो बी सेल प्रोड्यूस हो रही थी उनको इनहिबिट कर देती है सेकंड सीरोटाइप के अगेंस्ट, उसको वर्क नहीं करने देती। देखिए ये हो गया हमारा कि नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ कैसे वर्क करती हैं। तो एडी फेनोमेना इसमें देखा जाता है। एडी फेनोमेना क्या होता है कि ये एक्सप्लेन करता है कि सेकेंडरी, जो हम कहते हैं कि अगर सेकंड टाइम इन्फेक्शन हुआ है तो सेकेंडरी डेंगू इन्फेक्शन हुआ है, वो कैसे सीवियर होता है। ये जो मतलब ये फेनोमेना वो रीज़न एक्सप्लेन करता है कि सेकेंडरी सीरोटाइप हमारे लिए कैसे सीवियर है, कैसे वो डेंजरस है हमारी लाइफ के लिए।
ठीक है। यहाँ पे डेथ के केसेस भी देखे जाते हैं केवल इसी फेनोमेना की वजह से, ठीक है। तो यही था नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अब हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में डेंगू वायरस का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो 2 टाइप की क्लासिफिकेशन, मतलब एक तो 97 में हुआ था, एक 2009 में हुआ था। तो 97 वाला ट्रेडिशनल माना जाएगा, 2009 में आया है जो वो न्यू वर्ड माना जाएगा, ठीक है। तो इसकी 3 स्टेजेस होती हैं और इसकी 2009 वाले की 2 स्टेजेस होती हैं। तो इसमें कुछ नहीं था कि मतलब इसमें जो उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया था, उसमें इसी को उसको 2 स्टेजेस में कर दिया था, लेकिन उसमें फिर भी उसके सब टाइप्स कर दिए थे। तो इसमें 3 स्टेजेस देख लेते हैं। डेंगू फीवर, एक तो वही जो नॉर्मल फीवर वाली स्टेज होती है, एक होता है कि डेंगू हेमोरेजिक फीवर, ठीक है, और एक होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो एक नॉर्मल जो फीवर आता है, एक नॉर्मल स्टेज वाली जो होती है स्टार्टिंग वाली, ये केवल स्टार्टिंग वाली स्टेज मानी जाएगी। ऑनसेट ऑफ फीवर आने लगता है, ठीक है। और बाइफेजिक फीवर मतलब 2 टाइप का होता है। एक तो पहला इन्फेक्शन हो चुका होता है, फिर मंथ और ईयर बाद फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, मतलब 2 बार का फीवर होता है, ठीक है। ब्रेक बोन फीवर, इसको ये मतलब ये इसके क्लिनिकल फीचर्स ही देख लीजिए, इसमें यही मिलता है कि डेंगू फीवर में और जो इस स्टेज में होता है वो और क्या क्या होता है, ठीक है। इसमें ब्रेक बोन फीवर आएगा और मैक्यूलो पैपिलर रैश होंगे, वो हम आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। फ्रंटल हेडेक होगा, लिम्फेडेनोपैथी होगी और लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया एंड वॉमिटिंग। डेंगू हेमोरेजिक फीवर में क्या होगा, ये क्लासिकल प्लस हेमरेज, मतलब इसके जो फीचर्स होंगे वो तो होंगे ही होंगे। ऑल सिम्टम्स ऑफ द क्लासिकल फीवर, ठीक है, ये सारे के सारे सिम्टम्स होंगे, प्लस ब्लीडिंग इसमें देखी जाएगी। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया उसको प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, 1 लाख से कम हो जाती हैं। हेपेटोमेगाली देखने को मिलेगी, हेमाटोक्रेट जो होंगी वो इंक्रीज़ हो जाएंगी, है ना। और टॉर्निकेट टेस्ट इसमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें डेंगू शॉक सिंड्रोम थर्ड स्टेज के बारे में देख लेते हैं, जिसमें होता है कि डेंगू हेमोरेजिक फीवर प्लस शॉक, ठीक है। इसमें ये वाले सिम्टम्स तो होंगे ही होंगे, मतलब ये भी हो गए देखिए और ये भी हो गए, तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी क्रिटिकल स्टेज होगी ये वाली। इसमें ये वाले सिम्टम्स भी आ जाएंगे, प्लस इसमें क्या होगा कि पल्सेस वीक होने लग जाएंगी, हाइपोटेंशन हो जाएगी और ठंड लगने लगेगी और रेस्टलेसनेस देखी जाएगी, ठीक है। और लिथार्जी की प्रॉब्लम इसमें देखी जाएगी। अब हम इसके WHO क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। सेकंड स्टेज इसकी 2 स्टेजेस होती हैं, डैट इज़ डेंगू विद और विदाउट वार्निंग स्टेज, और एक होती है सीवियर डेंगू, ठीक है। तो डेंगू मतलब एक तो होता है कि विद रैशेस, ठीक है, मतलब एक होता है कि वार्निंग साइंस जो होते हैं, एक वो होती है, ठीक है, और एक होता है विदाउट वार्निंग साइंस। तो ये होते हैं कि नॉन वार्निंग साइन जो होते हैं कि फीवर, रैशेज़, ये हमें हर एक मतलब ये हमें किसी भी कंडीशन में, किसी भी डिसीज़ में देखने को मिल जाती है कि फीवर हो जाते हैं, रैशेज़ हो जाते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, पेट खराब की वजह से भी हो जाते हैं। तो ये तो हो गया कि हमें इसके वार्निंग स्टेज, मतलब ये मतलब वार्निंग साइंस नहीं है इसके, ठीक है। तो उसमें कौन सी कंडीशन होती है, फीवर, रैशेज़, नोजिया, वॉमिटिंग और पेन होता है। ल्यूकोपीनिया की कंडीशन देखी जाती है, टॉर्निकेट टेस्ट इसमें पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। और इसमें वार्निंग साइंस में देखें तो इसमें एब्डोमिनल पेन, म्यूकोसल ब्लीडिंग होने लग जाती है, लिथार्जी की कंडीशन, हेपेटोमेगाली, लिवर का साइज इंक्रीज होता जाता है, हेमाटोक्रेट इंक्रीज होती जाएगी और प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। सीवियर स्टेज की बात करें, सीवियर डेंगू में तो क्या होगा कि वही प्लाज्मा लीकेज, सीवियर प्लाज्मा लीकेज हो जाएगी, ब्लड वेसल लीक करने लग जाएंगी, जिससे कि शॉक की कंडीशन हो सकती है, डेंगू शॉक सिंड्रोम, DSS का मतलब डेंगू शॉक सिंड्रोम, और है ना वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, AST और ALT हमको इंक्रीज होने को मिल जाएंगे। यहाँ पे हमें CNS और हार्ट का इम्पेयरमेंट भी देखने को मिलता है, मतलब इसमें ये काम नहीं करते ठीक से, ठीक है। लैब डायग्नोसिस, देखिए लैब डायग्नोसिस इसमें कुछ पढ़ने का नहीं है, ये हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। इसका मतलब जो हमने लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें ये है, लैब डायग्नोसिस पे एक सेपरेट वीडियो है, अगर आप उसको पढ़ चुके हैं तो कोई बात नहीं, आप इसमें ना पढ़ें तो वो चलेगा, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है, एंटीजन डिटेक्शन होता है। एंटीजन डिटेक्शन में NS1 एंटीजन जो होता है वो मेन एंटीजन इसमें माना जाता है। ये हमें सीरम में मतलब सीरम में मिलता है। अगर ये हमें ये पॉजिटिव आता है तो डेंगू के पूरे चांसेस हैं। ये डे 1 से प्रेजेंट होता है और 18 डे तक रहता है, ठीक है। डे 1 to डे 18 तक मिलता है ये। और ये पॉपुलर टेस्ट माना गया है क्योंकि ये बहुत जल्दी ये जो एंटीजन डिटेक्शन मतलब NS1 एंटीजन मिलता है तो ये बहुत पॉपुलर टेस्ट माना गया है क्योंकि अर्ली डिटेक्शन बहुत जल्दी कर लेता है। मतलब ये एकदम से देखने को मिल जाता है, स्टार्टिंग से डे 1 से देखने को मिल जाता है। इसके लिए हमको ELISA ICT हम दोनों टेस्ट करा सकते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी डिटेक्शन एंड ये तो एंटीजन डिटेक्शन हो गया, ये एंटीबॉडी डिटेक्शन हो गया। इसमें प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन में भी टेस्ट होते हैं, ठीक है। 5th डे पे जो स्टार्टिंग का 5th डे होगा उसमें IgM अपीयर हो जाएगी और ये अप्रॉक्स 90 डेज तक के लिए 90 डेज पर ये डिसअपीयर हो जाती है। 14 to 21 डे पे IgG भी डिटेक्ट करने को मिलती है और ये स्लोली इंक्रीज होती जाती है। सेकेंडरी इन्फेक्शन में हम देखेंगे कि IgG एंटीबॉडी इंक्रीज़ करती है रैपिडली। और यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट भी देखे जाते हैं क्योंकि अगर वैक्सीनेशन अगर येलो फीवर का कराया होगा तो उसकी एंटीबॉडीज़ भी वैक्सीनेशन के थ्रू जो एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रही होंगी उसकी भी एंटीबॉडीज़ जनरेट होंगी, तो इसके लिए फॉल्स टेस्ट भी आ सकता है डेंगू के लिए, ठीक है। तो IgM भी इसमें मतलब यहाँ पे IgM बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे IgM बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे IgM लो होती जाएगी, ठीक है। 90 डेज़ पे वो डिसअपीयर होती जाती है तो यहाँ पे लो हो जाएगी या फिर वो डिटेक्ट ही नहीं होगी। उसके लिए कौन कौन सी टेक्निक होती हैं, मैक ELISA, HAI, CFT, न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, वायरस आइसोलेशन भी कराते हैं हम, RT PCR भी करा सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में देखा जाए तो देखिए कोई एंटीवायरल तो अभी बनी नहीं है, लेकिन प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न किया जा सकता है क्योंकि प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो प्लेटलेट्स आर्टिफिशियली दी जाती हैं और प्लाज्मा लॉस जो होता है उसका रिप्लेसमेंट किया जाता है और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस जो होता है उसको भी करेक्ट किया जाता है। प्रिवेंशन में तो यही है कि हम मॉस्किटो कंट्रोल कर सकें, हम अपने एनवायरनमेंट को मॉस्किटो फ्री बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और इससे पहले और भी वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं तो आप अर्बोवायरस में और भी वीडियोज़ देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।